नमस्कार मित्रों चलिए आज एक और साहित्य के एक और ऐसे नायक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये रिबेलियन और रोमांस का शायर है। रिबेलियन और रोमांस, क्रांति भी और रोमांस भी और विद्रोह भी। और यही बात कमोबेश फैज़ अहमद फैज़ के बारे में भी कही जाती थी, लेकिन आज जिसके बारे में मैं इसी बात का उल्लेख कर रहा हूँ वो है मजाज लखनवी। मजाज लखनवी मित्रों बहुत लंबी उम्र नहीं जिए, शायद 40-45 साल की उम्र में वो चले गए थे, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उसने जितना साहित्य रचा वो एक बहुत ही शिखर पर उसको पहुंचाने में सफल रहा। मजाज कितना लोकप्रिय था, एक उसका जो रूमानी जो सिलसिला है उसको देख लीजिए कि वो इतना लोकप्रिय था कि अलीगढ़ में जहाँ वो कभी पढ़ाता भी था, जहाँ कभी पढ़ा भी था और जहाँ बहुत सारे मुशायरों में उसने शिरकत की थी, हिस्सा लिया था। प्रकाश पंडित ने भी इस बात का हवाला दिया और बहुत सारे लोग तत्कालीन जो उर्दू साहित्य के समीक्षक थे उनका भी ये कहना था कि वो इतना लोकप्रिय था कि वहाँ के हॉस्टल्स में लड़कियाँ उसके नाम की लॉटरी डालती थी और जिसके नाम मजाज की लॉटरी निकल आए वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी और उसे नायिका मान लिया जाता था और नायिका मानकर उसके गिर्द सारी लड़कियां जो हैं हॉस्टल्स की वो डांस करती थी, नृत्य करती थी, खुशी मनाती थी। मतलब यह कि मजाज के नाम के साथ जुड़ना एक उपलब्धि बन गया था। किसी भी शायर के लिए ये एक बड़ी विचित्र एक उपलब्धि होती है कि उसके दीवानों की संख्या यहाँ तक हो जाए कि जिसके वो नाम पर निकलता है वह नायक बन जाता है या वह नायिका बन जाती है। लेकिन इसका दूसरा रूप भी था। मजाज सिर्फ रूमानी शायर नहीं था, उसका दूसरा रूप भी था, वो क्रांति का रूप था। और उसने अपनी कविताओं में, अपनी नज़मों में रोमांस और विद्रोह दोनों चीज़ों को जिस ढंग से संजोया वो बड़ा विचित्र था। उसकी एक बहुत चर्चित नज़्म है मित्रों, आप सब ने सुनी भी होगी और बहुत लोगों ने गाई है, मलका पुखरास ने भी गाई है और कुछ अन्य जो प्रख्यात गायिकाएं हैं उन्होंने इसको अपनी आवाज़ दी है। और वो है कि ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और उसमें जितने भी प्रतीक इसने दिए हैं, जितने इसने सिंबल अपने प्रयोग में लाया है, जितने उसने एक अलग अलग बिंब विधान प्रस्तुत किए हैं, उनको देखना, उनको समझना ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ कविता के कुछ अंश पढ़ता हूँ, फिर आप बिंब विधान पर बात करिएगा। और ये बिंब विधान मित्रों उर्दू शायरी हो या हिंदी कविता हो, साहित्य हो, हर जगह यही चीज़ें हमारे सामने आती हैं, सिर्फ भाषा का थोड़ा सा हेर फेर होता है। संप्रेषणीयता, आगे तक जो बात पहुँचाने वाली है वो वही की वही होती है। अब जो कविता है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ वह शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी। उसको रूमानियत जो है वो उसको अपने लपेट में लेने की कोशिश भी करती है, तो वो आदमी फिर समझता है कि ये तो ज़ख्म है मेरे दिल पे। इन ज़ख्मों का रूमानियत के रंगों से जो एक प्रकार से इन ज़ख्मों को भरने का प्रयास है वो गलत है, वो बात बनती नहीं है। फिर इसी में आगे वो जाता है कि ऐ गमे दिल क्या करूं, ये ऐ वहशते दिल क्या करूं, ये रुपहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे ये रुपहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफ़ी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख़याल, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ,
एक जो मनस्थिति होती है उसमें चांद तारे रूमानियत के प्रतीक नहीं होते, उस पर चांद तारे दुख और पीड़ा देने वाले होते हैं। जैसे एक अदम ने ये लिखा है ना कि चुभती है कल्बो जा में, दिल में चुभती है कल्बो जा में सितारों की रोशनी, ए चांद डूब जा कि तबीयत उदास है। चुभती है कल्बो जा में सितारों की रोशनी, ए चांद डूब जा कि तबीयत उदास है। और इसी सिलसिले में एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये कौन सी मनस्थिति होती है, मानसिक स्थिति, जिसमें चांद जो है उसकी तुलना एक नए बिंब से कवि करने पर, शायर करने पर विवश होता है, मजबूर होता है उसको उस पीले चांद का एक प्रकार से बिंब अपने परिवेश में प्रस्तुत करने के लिए उसे सहारा लेना पड़ता है मुल्ला के अमामे का, बनिए की किताब का। और एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुफलिस की जवानी, एक मुफलिस की जवानी, एक गरीब की जवानी, और जैसे बेवा का शबाब, जो जिसका सब कुछ लुट चुका है, उस बेवा का शबाब जो है उसको वो पीले चांद से उसको बिंब के रूप में प्रस्तुत करता है। तो मित्रों, इन बिंब विधानों को समझने की ज़रूरत है, चाहे उर्दू शायरी हो, चाहे हिंदी कविता हो। और इस महान शायर के बारे में जो बहुत थोड़ा अरसा बीच में रहा, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपसे बांट दूं। इसके पिता एक प्रसिद्ध वहाँ के उसमें उन दिनों में वकालत वो पास कर चुके थे, और उसके बावजूद वो सरकारी नौकरी में बाकायदा थे, और उन्होंने अपनी संपत्ति से काफ़ी पैसा इकट्ठा करके बेटे को पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उन्होंने ख़ास तौर से अलीगढ़ भेजा। अलीगढ़ ने इलाहाबाद भेजा। तो इलाहाबाद जाने के बाद हुआ ये कि मजाज साहब तो अब वहाँ बजाय इसके कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते, बाप की मेहनत से कमाई हुई जो दौलत थी उसको अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पे खर्च करते, वो श्रीमान जी शायरी की इंजीनियरिंग में ऐसे फंसे कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। उस वक्त वहाँ उस माहौल में अन्य शायर भी बड़े नामी शायर थे जिनकी सोबत का असर मजाज पर बहुत पड़ा। उसमें फ़ानी बदायूनी भी थे, उसमें कुछ दीगर और भी नाम हैं ऐसे जो सामने आते हैं, और उनके साथ मिलकर वो ऐसी सोबत उनकी संवरी या बिगड़ी, आप दोनों बातें कह सकते हैं। संवरी इसलिए कि उन्होंने गज़ल की जो बारीकियां थी और नज़्म का जो एक प्रकार से फ़लसफ़ा था, दर्शन था, कविता का जो दर्शन था, उसको तो आत्मसात कर लिया, उसके नए नए नुक्ते भी ईजाद कर दिए, उसके नए बिंब विधान भी दे दिए। लेकिन दूसरी तरफ वो शराब में ऐसे डूबे कि लोग कहते थे कि ये मजाज शराब नहीं पीता, शराब मजाज को पीती है। तो इतना बुरा हाल उस शख्स का हो गया, और सिर्फ एक इसी आप कह सकते हैं कि इसी एक लत ने इस शायर का इतना बुरा हाल कर दिया कि ये शायर, जो कि उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ी नेमत था, जिसने बहुत कुछ अपने वक्त में दिया, वो बिल्कुल ही जल्दी खर्च हो गया। और उसके जो आखिरी सांसें थी वो भी बड़ी मुश्किल से अस्पतालों के चक्कर काटते काटते कटी। कभी डिमेंशिया और कभी उसके बाद बहुत सारी और बीमारियां भी लग गईं जिनसे वो उबर नहीं पाया, और आखिर उसने आखिरी सांस ले ली। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि मजाज की सगी बहन का जो निकाह था वो जानिसार अख्तर, जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, उनसे हुआ था। और जानिसार अख्तर के बेटे जावेद अख्तर आजकल छाए हुए हैं शायरी की दुनिया में और फिल्मी गीतों की दुनिया में, और एक प्रकार से ये मजाज के भांजे हैं, सगे भांजे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मित्रों, दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि गालिब हो या मजाज हो या बहुत सारे दीगर शायर या अदम हों, इन शायरों की ज़िंदगी में अगर ये समझ आती है कि दारू ना होती तो शायद ये उस
सरूर में ज़्यादा कुछ वो लिख ना पाते, लेकिन इस सरूर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और अदब की दुनिया से, साहित्य की दुनिया से इन लोगों को छीन लिया। ये कितनी बड़ी एक अजीब सी बात है, विसंगति है, जिस पर हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए कि गालिब कहाँ इतना बड़ा शायर जिसको अध्यात्म की दृष्टि से, अदब की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से बहुत ऊंचा माना गया, लेकिन उसने खुद बार बार कबूल किया कि ना मैं कर्ज़ लेने की आदत से मुक्ति पा सका और ना मैं दारू से मुक्ति पा सका। तो एक प्रकार से अजीब एक सिलसिला है मित्रों। हमें ये निष्कर्ष हम कभी नहीं निकाल सकते कि अगर ये दारू ना पीते तो अच्छे कवि ना होते। टैगोर ने कौन सा दारू पिया था, लेकिन जो दिया रविंद्रनाथ ठाकुर ने वो अद्भुत था, पूरे विश्व के लिए अद्भुत था। और बहुत सारे ऐसे महाकवि, महान सृजनशील व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने इससे दूरी बनाए रखकर भी अपने परिवेश को, साहित्य के परिवेश को इतनी बड़ी बड़ी देन दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात अलग है कि अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप दारू छोड़ दीजिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ कोई भी चीज़ अदब के रास्ते में, सृजन के रास्ते में बाधा बनती हो, वहाँ थोड़ा सोच लेना चाहिए। नुकसान किसका होता है? अदब की दुनिया का। शुक्रिया, धन्यवाद।